आपके हिसाब से 2023 में, जिसका आज हमारा टॉपिक भी है कि हाउ डज द मार्केट लुक लाइक इन 2023, तो अभी दिसंबर का महीना होने के बाद में अभी अर्निंग्स आनी चालू हो जाएगी नेक्स्ट क्वार्टर का, और इसके हिसाब से पूरा जो साल है, कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से कैसा दिख रहा है? हालांकि आपने मंथली जो आपका वीडियो आता है वो आपने कंटिन्यू किया है, एसके के बाद में भी मोतीलाल में आपने वो वीडियो बनाया, सो आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपका जो कमिटमेंट है इन्वेस्टर्स के प्रति वो काफी स्ट्रांग है। आपने बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज नहीं रखा कि मैं अभी ज्वाइन किया हूं तो अभी मैं पहले समझता हूं फिर वीडियो बनाऊंगा। आपने वीडियो बना लिया तो मुझे याद आता है अमिताभ बच्चन का एक स्टेटमेंट है कि शो मस्ट गो ऑन, और आपको वो वीडियो, इससे क्या होता है हमारे इन्वेस्टर्स को लगातार इनसाइट्स मिलते हैं। तो हालांकि जितने एसके के इन्वेस्टर्स थे उनको मैंने वो वीडियो भेजा कि ये देखिए सर ने ये जो कि हर महीने हम करते थे, बट आगे से हम मोतीलाल के ओसवाल के क्लाइंट को भेजेंगे। तो आप थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या आउटलुक है बाजार के बारे में अगले साल? नहीं, मैं पॉजिटिव हूँ। हर जगह मैंने यही कहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ। बड़ा सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आप 97 से लेके इस साल तक आ जाए, जितनी आपकी अर्निंग्स ग्रोथ है, अर्निंग्स की जितनी कंपाउंडिंग है और मार्केट कैप की जितनी कंपाउंडिंग है, उसमें आधा 1% का फर्क है। दोनों मैच्ड है, दोनों 12% के करीब है। तो इसका मायने ये है कि हमारा मार्केट डिफेंसिबल वैल्यूएशन पे है, और आगे लॉजिकली स्पीकिंग अभी मार्केट हमेशा या तो आगे होता है फंडामेंटल से या थोड़ा पीछे होता है, तो वो हम छोड़ देते हैं। बट चांसेस ऑफ द मार्केट मेकिंग एज मच एज अर्निंग्स ग्रोथ इज हाई। मतलब अगर हम अगले साल 14% की अर्निंग ग्रोथ बोलते हैं तो करीबन उतना मार्केट को करना चाहिए। सो अगले 2 साल अर्निंग्स ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी स्ट्रॉन्ग। चारों तरफ हमारे बाहर विदेशों में स्ट्रेस है, उसकी वजह से शायद उनके बाजार उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमको आज के दिन उससे कम असर पड़ता है क्योंकि दो चीजें हैं। एक, हमारी बिजनेसेस नॉर्मल चल रही हैं क्योंकि हमारे पास एक फॉरेक्स का भंडार है जो अलाउ करता है हमको विदेशों से फास्ट ग्रो करने को, क्योंकि वी आर एबल टू फंड आवर इंपोर्ट्स एवरी मंथ। वी आर रनिंग ट्रेड डेफिसिट्स, वी आर एबल टू फंड इट थ्रू आवर फॉरेक्स। ओके, तो ये हमारे में और लेट्स से पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में एक डिफरेंस है। वहां पे फॉरेक्स घट गया है तो दे हैव टू स्लो डाउन द इकोनॉमी, क्योंकि अदरवाइज वो क्राइसिस में आ जाएंगे। हमारे साथ वैसा नहीं है, और इतना बड़ा भंडार है कि शायद 3-4 साल का फासला हम आराम से पार कर सकते हैं। दूसरा जो हमारी स्ट्रेंथ है वो अगर हम इंटरनल देखें तो अगर ग्लोबल स्लो डाउन होती भी है तो हमारा जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज है हमारी इकोनॉमी का वो करीबन 18% है। तो यही पार्ट इम्पैक्ट होगा, इस पार्ट की ग्रोथ इम्पैक्ट होगी। तो सपोज दुनिया 1% से स्लो होती है तो हमारे को कितना फर्क पड़ा? 18 बिप का फर्क पड़ा। अगर मान लीजिए 3% पे स्लो होती है तो आधे से 0.6% के बीच में फर्क पड़ता है भारत देश को। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डू वी मेक गुड। तो ये होगा शायद क्योंकि बाहर एनर्जी नहीं है, बाहर पैसा बहुत महंगा हो गया है, लेस महंगा भी हो गया और कम भी मिल रहा है, तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा, ये मान के चलना चाहिए। तो अगर बाहर ये इम्पैक्ट होता है तो दो चीजें होंगी। एक, जो जो ड्रॉप हमारे एक्सपोर्ट्स में होगी उसको हमको मेकअप करना है, बट एक फायदा भी है। जो फायदा है वो ये कि तेल के भाव, जो हमारा सिंगल बिगेस्ट इंपोर्ट आइटम है, वो घट जाते हैं। आप सोचिए अगर दुनिया ग्रो कर रही होती तो तेल का भाव किधर होता? ओके, और शायद जितना हम एक्सपोर्ट करके ज्यादा कमाते, एक्सपोर्ट का रुपया करोड़ नहीं, जितना उसका मार्जिन कमाते, उससे ज्यादा तो शायद हम तेल के भाव कम होने की वजह से आज के दिन बचा पाते। तो इसीलिए चॉइस आज के दिन जरा मुश्किल है कि हम क्या चाहते हैं। इन अ लार्ज measure, lower oil price is making good the slowdown effect of global growth. Okay, दूसरा, अगर कुछ रह भी जाता है तो हाउ डू वी मेक इट अप? अब आप सोचिए 24 में आपके यहाँ इलेक्शन होंगे। इलेक्शन से पहले क्या हम नहीं देखते कि
पॉलिटिकल पार्टीज भी स्पेंड करती हैं, गवर्नमेंट भी स्पेंड करती है, in nation building, in various schemes for the betterment of the people and so on. तो एक तरह से पैसा इकोनॉमी में जाता है, और usually the year before the elections is a tad better on economic growth. At least policy makers की तो ये पूरी कोशिश है कि लोग अच्छा करें जब वो इलेक्शंस में वोट करने को जा रहे हैं. कुछ छोटा मोटा जो भी है, they should be feeling good at the ballot boxes. So I am pretty positive कि this happens. तीसरी चीज ये है, हम 23 की बात कर रहे हैं, देखिए जो 24 की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल 23 जो हम देखेंगे, फर्स्ट 2 क्वार्टर जो हैं हम यहाँ मार्जिन स्क्वीज देखी, क्योंकि मार्जिन स्क्वीज देखी जबकि कमोडिटी प्राइसेस घट रहे थे, वो इसीलिए कि आपने कमोडिटीज भर ली थी एट अ हायर प्राइस, जो आप क्वार्टर 2 तक खपा रहे थे. अब क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स जो आप धंधा करोगे वो नॉर्मल मार्जिन पे करोगे, वो लोअर कमोडिटी, आपकी इन्वेंट्री भी आ गई, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो भी ठीक हो गया, तो आप नॉर्मल मार्जिन पे करोगे. दैट नॉर्मल मार्जिन इन मेनी केसेस विल बी हायर देन व्हाट यू हैव सीन इन क्वार्टर 1 क्वार्टर 2. तो आपको एक मार्जिन का बम्प अप मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड. सो दिस इज द अदर थिंग जो मार्केट देखेगी. अगर आप फेस्टिवल सीजन देखो, सो फॉर लॉट ऑफ वर्टिकल्स, नॉट ऑल बट लॉट ऑफ वर्टिकल्स, फेस्टिवल सीजन काफी स्ट्रॉन्ग गया है, जो कि थर्ड क्वार्टर के नंबर्स में आएगा. तो आई थिंक ये भी एक चीज है कि अगले साल ग्रोथ है, अगले साल मार्जिन्स पूरे साल के शायद इस साल से बेहतर है, क्योंकि इस साल पहले 2 क्वार्टर में मार्जिन खराब थे. ओके, बैंकिंग जो कि इस साल का स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, एक polarized market है, banking has done very well. Banking will continue to do very well next year. तो जहां जो अच्छा कर रहा है वहां पे कोई खराबी नहीं दिख रही, और जो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा कम अच्छा किया वहां पे बेहतरी दिख रही है, एटलीस्ट इन मार्जिन्स. सो आउटलुक फॉर नेक्स्ट कैलेंडर ऑन दिस इज गुड, इट इज नॉट बैड. चांसेस ऑफ द मार्केट मेकिंग एट लीस्ट अर्निंग्स ग्रोथ काइंड ऑफ रिटर्न्स इज हाई. उसमें एक ये जरूर है कि बाहर पैसे खींचे जाएंगे तो उसकी वजह से विपदाएं आएंगी, पर वो चूंकि हमारे पास अपना फॉरेक्स है, आई थिंक आरबीआई विल बी एबल टू प्रोटेक्ट द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस. सो हमें अपने में फोकस रहना चाहिए, विच इज व्हाट वी आर डूइंग. एंड फिर आप सोचो कि अगर केपेक्स आपकी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट स्पेंड बढ़ती जा रही है, आपने लार्ज कैप कंपनीज को पिछले साल देखा, आपने मिड कैप कंपनीज को इस साल ऊपर आते देखा, तो क्या ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अगले साल जो छोटी मिड कैप हैं या स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो भी अच्छा करेंगी? एंड दैट इज द रीजन कि मैंने कहा इट विल बी गुड फॉर आवर स्ट्रैटेजीज, आवर फंड्स, जहाँ पे कुछ इस टाइप की बिजनेसेस भी हैं that can help us make up for some of the lost performance. प्रतीक जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. आपका जो इनसाइट्स है बहुत ही मीनिंगफुल रहा कि आपने जो ये बताया इकोनॉमी में क्या क्या चीजें हो सकती, बट आपके हिसाब से रिस्क कहाँ पे है सर? व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क? अगर क्या मतलब व्हाट कैन गो रॉन्ग? मैं अगले साल पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगले 2-3 साल में क्या रिस्क मार्केट में जो दिख सकते हैं या इकोनॉमी? सो रिस्क कई दिशाओं से आ सकता है, पर हिस्टोरिकली अगर आप देखो ना, तो फाइनेंशियल मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पे अगर आप कोई रिस्क देख पाते हो तो मार्केट अपने आप उसके लिए तैयार हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है. इसमें अगर आपने कोई रिस्क फ्यूचर में देखा तो आपके यहाँ फ्यूचर्स मार्केट है, आप उस रिस्क के हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हो. तो जैसे आप यूएस में भी देखो, शॉर्ट पोजीशंस वर डिकेडल हाइज जब इकोनॉमी रिसेशन में जा रही थी, और फिर जब रिसेशन में जाती है या इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट गिरती नहीं है, क्योंकि वहाँ पोजीशंस ऑलरेडी टेकन होती हैं.
तो ये हमारा मार्केट इसी तरीके से थोड़ा अलग टाइप का मार्केट है। ये जैसा मार्केट हम पहले देखते थे उससे चेंज हो रहा है। इट हैज बिकम वेरी एफिशिएंट अनलेस अ रिस्क कम्स फ्रॉम अनफोर्सीन सोर्सेज, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे ज्यादा नहीं होता। ये एक चीज समझने की बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा, अनफोर्सीन जो स्पेसेस है या जो मतलब हम शायद नजरअंदाज करते हैं जब मार्केट स्ट्रांग होती है, वो एक बड़ा होता है पॉलिसी रिस्क। पिछले 8-10 सालों में, सो वी आर एन इमर्जिंग कंट्री, लॉट ऑफ पीपल वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। उस ज्यादा करने की कोशिश में भी कई बार हम डैमेज कर जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। So that could be one source of risk. We want to do more, and in the process we hurt ourselves. तो बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आज के दिन इसलिए है कि दशकों के बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा समय वापस आ गया। मतलब हमने कई कई रेसेस छोड़ दी, मतलब हार गए तो कहना बेकार है, छोड़ दी, हम कभी दौड़े ही नहीं। मतलब चाइना पूरा बन के तैयार हो गया 90 के दशक में, हम दोनों सिमिलर ही थे। आज वो कहाँ, हम कहाँ। कई और कंट्रियां डेवलप हो गई, पर उनके डेवलप होने के बाद आज शायद वापस स्पॉटलाइट हमारे ऊपर है कि हम अब शायद हमारा टाइम है। हमने पास में इतनी गलतियां की हैं कि डर लगता है कहीं हम वापस उन गलतियों को दोहरा ना दें और ये अपॉर्चुनिटी भी हमसे निकल जाए। तो आई थिंक हम्बल रहना जरूरी है। आई थिंक वॉच करना जरूरी है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग ठीक है कि नहीं, दुनिया हमको चाह रही है कि नहीं, हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो उसको सीज कर पा रहा है कि नहीं, हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसको पॉलिसी प्रोटेक्ट कर पा रही है कि नहीं। क्योंकि हर एक चीज करने में रिस्क होता है, उसमें आप तबाह भी हो सकते हो। So is there a backstop, is there a helping hand being extended by the powers to be? क्योंकि कोई भी जो एक बड़ी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनी है वो किसी एक एंटरप्रेन्योर की कोशिश पे नहीं बनी है। वहाँ पे हमेशा पॉलिसी मेकर, वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट का एक तगड़ा हाथ होता है कि बेटा तो कोशिश कर, कुछ गलत हुआ तो मैं हूँ। So that confidence is needed. That confidence आज के दिन is probably being provided. तो एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, एंड यही वजह है शायद कि आफ्टर 8-10 years, आई थिंक फ्रैंकली आफ्टर 2001-2 शायद पूरा ही इंडिया इंक वापस से केपेक्स की तैयारी कर रहा है। कई लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, आप और मैं घर खरीद रहे हैं, पीपल आर बाइंग हाउसेस। कॉर्पोरेट केपेक्स पीएलआई वाला पार्ट तो जोर से चल रहा है, जो बाकी पार्ट है वहां पे भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होनी शुरू हुई है। So I think government support is being felt. People are getting confident. ये जारी रहा तो we as an economy can take lot of, जिसको कहते हैं रास्ते की रुकावट, in our stride. तो जो मैं बार बार कहता हूँ, पहले विपदा आती थी, हम छोटी इकोनॉमी थे, जब हम $500 billion थे एक टाइप की विपदा आए हम हिल जाते थे, फिर हम 1 trillion हुए, शायद वी गॉट स्ट्रॉन्गर। अगर आप ह्यूमन बीइंग की लाइफ से देखो तो शायद 10-15 साल पहले हम टॉडलर थे, अब फिर उसके बाद हम शायद 10 से 15 साल की उम्र के हुए, अब आई थिंक वी आर इन आवर प्राइम यूथ। सो फ्रॉम नाउ टिल द नेक्स्ट 10 to 15 years, अगर पॉलिसी का सपोर्ट रहा तो इस देश में काफी ताकत है कि कई सारी ग्लोबल विपदाओं को संभाल ले, और शायद पोटेंशियल है कि जिस तरीके से चाइना डिलीवर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ ग्लोबल ग्रोथ ओवर द लास्ट डिकेड, नेक्स्ट डिकेड में एटलीस्ट टुवर्ड्स द लास्ट 5 years इंडिया प्रोवाइड्स दैट ग्रोथ बीकॉन। तो आई थिंक अगर इसको उल्टा करके देखें ना, तो देखिए हम लोग डरपोक लोग हैं, हमको हमेशा लगता है कुछ गलत हो जाएगा शायद। और ये जो डर है ना, जब हम बूढ़े होते हैं और जब हम छोटे होते हैं उस समय ज्यादा होता है। बच्चे को चोट लग जाएगी, बूढ़े को बीमार हो जाएंगे, दैट काइंड ऑफ स्टफ। इन योर यूथ यू शुड बी कॉन्फिडेंट, एंड आई थिंक मैं बूढ़ा हो रहा हूँ पर देश जवान है, देश की इकोनॉमी इज एंटरिंग द यूथ फेज। I think we should be more confident as investors as well,
and the risk is that investors overdo the risk part and get left out in the equity rally. देखिए इक्विटी में ना बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, हम अभी भी विदेशियों को देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू हो गया ब्लूमबर्ग पे और वो पूछ रहा है व्हाई आर ऑफशोर इन्वेस्टर्स नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। मैंने कहा हु केयर्स, अब जो हमारा बाजार है वो हमारे पैसे से चलता है, बाहर वाले ऊपर जाए नीचे जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, ना तो वो हमें डाल रहे ना हम बाहर डाल सकते हैं। अगर हमारी वैल्यूएशन हमारे हिसाब से ठीक है तो इट इज गुड। सो ये चाइना में 17 साल पहले हुआ, 2007 में उनका मार्केट भी विदेशी चलाते थे, अब वो दुनिया के सबसे बड़े विदेशी इन्वेस्टर है। 17 साल बाद धीरे धीरे हमारा भी टाइम आएगा। I think which is again a different position, different time, different confidence which is there in the people of India and investors of India and the markets of India. रिटेल इन्वेस्टर्स एक स्ट्रक्चरल तरीके से मार्केट में आ रहा है, HNI एक स्ट्रक्चरल तरीके से मार्केट में आ रहा है, which is making our markets reflect our fundamentals rather than the wishes of offshore investors. तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है।